हाय, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सो सॉरी, मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ। 2-3 दिन वीडियो अपलोड नहीं हुआ। उसकी पीछे वजह ये थी कि इलेक्शन की थोड़ी-सी मसरूफियत थी, इसलिए मैं वीडियो जो है अपलोड नहीं कर सका। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो अपलोड करूँ। चलिए हम आगे बात करते हैं और आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर यूजीसी नेट जो अगस्त में एग्जाम हुआ था, उस क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं। और हम पिछले 6 वीडियो जो है वो आपके प्लेलिस्ट में आपके प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो 6 वीडियो जो है वो अपलोड हो चुका है। हम क्वेश्चन नंबर 31 तक बात कर चुके थे, है ना? क्वेश्चन नंबर 31 तक बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 तक बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से, ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। और प्लीज़, 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 प्लीज़ मैं जो चीज़ लिखाता हूँ, जो मैं नोट्स करने के लिए कहता हूँ आपको, तो चीज़ों को नोट्स किया करें ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। व्हिच ऑफ दीज़ एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन एजुकेशन? आपने पढ़ा होगा, अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस में लिखा हुआ है 2 चीज़ें, एक है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक है कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, है ना? अगर आपने सिलेबस देखा होगा, आपके पास सिलेबस होगा, मैंने पहले ही कहा था कि आपके पास सिलेबस होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा तो वहाँ 2 चीज़ें हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। आप इसको शॉर्ट में कह सकते हो CBA और CEA, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस 2 चीज़ें हैं। तो यहाँ बात कर रहा है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का लिमिटेशंस क्या है? क्या उसकी हद है? लिमिटेशंस क्या है? तो अगर आपने देखा होगा, अगर आपने दोनों को पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से मालूम है कि जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, इनमें हम बात करते हैं मॉनेटरी चीज़ों की, मॉनेटरी चीज़ों की बात करते हैं। आपने देखा होगा, आपको मालूम होगा इसमें हम बात करते हैं मॉनेटरी चीज़ों की। मॉनेटरी थिंग्स मतलब वो चीज़ें जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि पैसा, मॉनेटरी थिंग्स है, जैसे कि गोल्ड, मॉनेटरी थिंग्स है। इनमें हम बात करते हैं मॉनेटरी थिंग्स की। इसमें हम बात करते हैं कंक्रीट चीज़ों की, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कंक्रीट चीज़ों की हम बात करते हैं, है ना? इसमें हम बात करते हैं टेंजिबल चीज़ों की, टेंजिबल चीज़ों की बात करते हैं। टेंजिबल चीज़ों की बात करते हैं। इसमें हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा की, क्वांटिटेटिव डेटा की बात करते हैं हम। क्वांटिटेटिव चीज़ों की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव चीज़ों की बात करते हैं। है ना? आप समझ मॉनेटरी चीज़ें मतलब मॉनेटरी थिंग्स मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं। इट मीन्स जैसे कि पैसा, जैसे कि गोल्ड, मॉनेटरी चीज़ें, कंक्रीट चीज़ें, इसे कहते हैं हिंदी में आप कह सकते हैं इसको अमूर्त। सॉरी, 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 मूर्त कह सकते हो, मूर्त, मूर्त। नहीं, वो चीज़ें जो कंक्रीट है, जिसे हम टच कर सकते हैं, जैसे कि पैसा, जैसे कि कोई ऐसी चीज़ है। टेंजिबल मतलब भी होता है मूर्त चीज़, मूर्त। क्वांटिटेटिव मतलब वही जिसे हम गिन सकते हैं। इन ये तमाम चीज़ जो है उस सब के मीनिंग्स जो है वो सेम ही होते हैं। और इन चीज़ों की बात करते हैं हम CBA में, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हम बात करते हैं। ये टर्म आप याद रखें। आप टर्म याद रखें मॉनेटरी, आप टर्म याद रखें कंक्रीट, आप टर्म याद रखें टेंजिबल, आप टर्म याद रखें क्वांटिटेटिव। वही हम जब CEA की बात करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस की बात करते हैं, तब वहां हम नॉन मॉनेटरी चीजों की बात करते हैं, नॉन मॉनेटरी चीजों की बात करते हैं, है ना? नॉन मॉनेटरी चीजों की बात करते हैं, वो चीजें जिसे हम क्वांट नहीं कर सकते, जैसे कि फीलिंग, जैसे कि इमोशंस, है ना? वहां हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट चीजों की, एब्स्ट्रैक्ट चीजों की बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीजों की बात करते हैं, यानी कि उसे आप हिंदी में कह सकते हैं अमूर्त चीजों की बात करते हैं, अमूर्त चीजों की। उसे वहां हम बात करते हैं इनटेंजेबल चीजों की बात करते हैं, इनटेंजेबल, इनटेंजेबल चीजों की बात करते हैं। इसे भी हिंदी में अमूर्त ही कहते हैं। वहां हम बात करते हैं क्वालिटेटिव डेटा की बात करते हैं, क्वालिटेटिव की बात करते हैं। ये चीज जो मैंने आपको लिखा है यहाँ पर, ये आप अपने कॉपी में लिखेंगे कि CBA में हम बात करते हैं मॉनेटरी चीजों की, वो चीजें जो हम काउंट कर सकते हैं, कंक्रीट चीजों की, मूर्त चीजों की बात करते हैं, टेंजेबल चीजों की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव चीजों की बात करते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तौल सकते हैं, माप सकते हैं। और जहां हम CEA होता है कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, उसमें हम बात करते हैं नॉन मॉनेटरी चीजों की, एब्स्ट्रैक्ट चीजों की, अमूर्त चीजों की, इनटेंजिबल, क्वालिटेटिव चीजों की बात करते हैं।
है ना? जैसे कि हम इसमें हम बात करते हैं CEA में फीलिंग्स की बात करते हैं, हम इमोशंस की बात करते हैं, हम सोसाइटल कोहेंशन की बात करते हैं, सामाजिक एकजुटता की बात करते हैं, ठीक है ना? और ये जो है CBA ये शॉर्ट टर्म पे फोकस करता है, शॉर्ट टर्म पे फोकस करता है, शॉर्ट फोकस होता है इसका, शॉर्ट फोकस होता है। जो CEA है ये इसका फोकस जो है वो लॉन्ग होता है, लॉन्ग फोकस होता है इसका, है ना? आप इसको पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे, मिस कर गए होंगे, तो आप अपने कॉपी में इन चीज़ों को लिखें, नोट करें। आइए अब हम बात करते हैं इसके। अब इससे आपको CEA के बारे में भी मालूम चल गया होगा और CBA के बारे में भी मालूम चल गया होगा, यानी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का भी आपके अंदर ओवरव्यू मिल गया होगा और कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस का भी आपके अंदर ओवरव्यू मिल गया होगा। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशंस है? आइए देखते हैं। डिफिकल्टी इन क्वांटिफाइंग नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, बिल्कुल ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस का है। इसलिए हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में CBA में हम नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स को क्वांटिफाई करने में हमको डिफिकल्टी होती है, बिल्कुल इसके लिमिटेशंस है, ये बिल्कुल लिमिटेशंस है। अच्छा, शॉर्ट टर्म फोकस ऑन कॉस्ट, जो कॉस्ट होता है उसके शॉर्ट टर्म पर हम फोकस करते हैं, बिल्कुल ये इसके लिमिटेशंस नहीं है। अब देखिए हमने बताया कि शॉर्ट फोकस होता है इसका, यानी ये जो है जिसका कोस्ट होता है, मतलब जो जो इसके जो रिजल्ट होते हैं वो शॉर्ट टर्म पे फोकस होता है। ये इसके लिमिटेशंस नहीं है, इसका स्ट्रेंथ है, ये इसका स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, एक स्ट्रेंथ है इसका। अच्छा, ओवर इम्पेसाइज ऑन क्वांटिटेटिव डेटा, बिल्कुल ये क्वांटिटेटिव डेटा पर ज्यादा फोकस करता है, ज्यादा इम्फेसाइज करता है, बिल्कुल सही है बात, ये इसका लिमिटेशन है। अच्छा, इंक्लूजन इन इनटेंजिबल कॉस्ट, ये इनटेंजिबल कॉस्ट को इंक्लूड करता है, शामिल करता है? बिल्कुल नहीं। इनटेंजिबल कॉस्ट को तो शामिल करता है CEA, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, ये नहीं करता है, तो ये नहीं होगा इसका लिमिटेशंस। अच्छा, लैक ऑफ कंसीडरेशन ऑफ फॉर लॉन्ग टर्म आउटकम्स, लॉन्ग टर्म आउटकम्स को ये कंसीडर करता है? बिल्कुल नहीं। हाँ, मतलब लॉन्ग टर्म आउटकम्स को ये कंसीडर करने में कमी, मतलब ये जो है वो लॉन्ग टर्म आउटकम्स को कंसीडर नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है, ये इसके लिमिटेशंस है। लॉन्ग टर्म वो कौन करता है? लॉन्ग टर्म वो करता है CEA। तो ये सब इसके लिमिटेशंस हैं। क्या? नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स को क्वांटिफाई करने में दिक्कत होना, ये है। ओवर इम्पेसाइज करना क्वांटिटेटिव डेटा को, ये भी सही बात है। और लॉन्ग टर्म आउटकम को पे ध्यान देने में कमी फील करता है, मतलब इसको लॉन्ग टर्म आउटकम्स पे ये फोकस नहीं करता है, ये भी इसके लिमिटेशंस है। तो इसके लिमिटेशंस हो गए आपको A, C और E। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा आपको A, C और E, ऑप्शन नंबर 3। ये चीज आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा कि CBA में हम किस बातों पर ध्यान देते हैं, मॉनेटरी चीजों पर, कंक्रीट चीजों पर, टेंजेबल चीजों पर, क्वांटिटेटिव चीजों पर, और शॉर्ट टर्म फोकस होता है इसका। और CEA, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस पर हम नॉन मॉनेटरी चीजों पर ध्यान देते हैं, मतलब इसको एनालिसिस करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीजों को एनालिसिस करते हैं, इंटेंजिबल चीजों को एनालिसिस करते हैं, और क्वालिटेटिव चीजों को एनालिसिस करते हैं। इसका जो फोकस होता है वो लॉन्ग फोकस होता है, लॉन्ग टर्म पर फोकस होता है। तो आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। तो आइए इसको, मैंने वहाँ कर ये वहाँ तो अब क्लियर हो गया आपको। इसको थोड़ा-सा और डिटेल्स देख लेते हैं कि जैसे कि लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, CBA का लिमिटेशंस क्या है? डिफिकल्टी क्वांटिफाइंग नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, बिल्कुल। जैसे कि वेल बीइंग, जैसे कि इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल आउटकम्स, जैसे कि सोशल कोहेंशन, इन ये सब जो है वेल बीइंग जो है, ये इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल आउटकम्स है, सोशल कोहेंशन जो है, ये सब जो है वो CEA का हिस्सा है, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस है। इन सब की बातें जो है, इन सब का जो एनालिसिस है वो हम करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में। तो इन सब को एनालिसिस करने में ये जो CBA जो है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है, वो डिफिकल्टी फील करता है। तो ठीक है ना, अब आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा, ओवर इम्फेसाइज ऑन क्वांटिटेटिव डेटा, यानी क्वांटिटेटिव जो डेटा है वो डेटा जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उन डेटा को ज्यादा इम्फेसाइज करता है, बिल्कुल सही बात, इसकी लिमिटेशंस है। और निगलेक्ट करता है क्वालिटेटिव डेटा एस्पेक्ट को, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को ये निगलेक्ट करता है। और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को कौन, मतलब कौन देखता है? वो देखता है CEA, है ना, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस।
अच्छा, लैक ऑफ कंसिडरेशन फॉर लॉन्ग टर्म आउटकम्स, बिल्कुल लॉन्ग टर्म आउटकम्स जो है उसको कंसीडर नहीं करता है, उसमें कमी पाई जाती है। जैसे जैसे ये फोकस करता है शॉर्ट टर्म गेम पर, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म गेम पर फोकस करता है, तो ये भी इसकी कमी है, ठीक है ना। और ये डिफिकल्टी इन एट्रीब्यूटिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट, यानी कि लागत और लाभ का निर्धारण करने में कठिनाई इसको फील होती है कि क्या लागत हो रही है और क्या नुकसान हो रहा है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में इसका जो निर्धारण है वो ये करने में उसको कठिनाई फील होती है। डिफिकल्टी इन एट्रीब्यूटिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, कॉस्ट और बेनिफिट्स, लागत और लाभ का जो निर्धारण है उसको करने में इसको कठिनाई फील होती है। यानी कि हुज बेनिफिट्स और लॉस, यानी किससे बेनिफिट हो रहा है किससे लॉस हो रहा है, इसको करने में उसको प्रॉब्लम क्रिएट होता है सीबीए में, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में। तो आई होप आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस दोनों को, आप दोनों का ओवरव्यू जो है वो आपके पास पहुंच गया होगा, आपने समझ गया, आप समझ लिए होंगे। अगर आपने पढ़ा होगा इसको अच्छे से तो आप इस बात को और अच्छे से समझ सकते हैं या समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ACE, है ना, ये है इसका लिमिटेशंस, ये है इसका लिमिटेशंस और ये है इसका लिमिटेशंस, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 32। दोज हु आर सॉफ्ट एंड राउंड, वो जो सॉफ्ट हो और राउंड हो, सच पर्सनैलिटीज आर कैटेगराइज्ड बाय सेल्डन, ये जो पर्सनैलिटीज है वो किसके, सेल्डन के द्वारा कैटेगराइज किया गया है। यानी कि वो इंसान, वो लोग जो सॉफ्ट हो और राउंड हो उसे क्या कहते हैं। आपने पढ़ा होगा सेल्डन की पर्सनैलिटी थ्योरी, सेल्डन की पर्सनैलिटी थ्योरी आपने पढ़ा होगा, जिसको जिसकी थ्योरी जो है सेल्डन ने 1940 में दिया था, 1940 में, और उस थ्योरी का नाम था सेमेटोटाइप थ्योरी। आपने पढ़ा होगा सेल्डन की सो होगा एसओ सोमेटोटाइप थ्योरी, 1940 में उसने दिया था सेल्डन ने। और उसने बात किया था इस थ्योरी के बेस पे, उसने इंसानों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, 3 कैटेगरी में। इस थ्योरी के बेस पर, सोमेटोटाइप थ्योरी के बेस पर सेल्डन ने इंसानों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक था एक्टोमॉर्फिक, एक था मेसोमॉर्फिक, एक था एंडोमॉर्फिक। एस्थेटिक जो है वो इसका पार्ट्स नहीं है, एस्थेटिक्स जो है इसका पार्ट्स नहीं है। तो उसमें बात किया था जो एक्टोमॉर्फिक था, एक्टोमॉर्फिक, उसको एक्टोमॉर्फिक जो वो लोग जो थीन होते हैं, पतले होते हैं और लीन होते हैं, पतला दुबला होता है, उसे कहा गया एक्टोमॉर्फिक। अब मेसोमॉर्फिक जो है वो लोग जो मस्कुलर होते हैं, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, मस्कुलर, उसे कहा गया मेसोमॉर्फिक। अब वो लोग जो सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट, सॉफ्ट होते हैं और राउंड होते हैं, राउंड, कर्व के जैसा होता है, उसे कहा गया एंडोमॉर्फिक। तो यहां इसका आंसर हो जाएगा एंडोमॉर्फिक, ठीक है ना। क्यों, वो लोग जो सॉफ्ट होते हैं और राउंड होते हैं उसे कहते हैं एंडोमॉर्फिक अकॉर्डिंग टू सेल्डन, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेल्डन्स सोमेटोटाइप थ्योरी, सेल्डन ने अपना थ्योरी दिया जिसका नाम था सोमेटोटाइप थ्योरी 1940 में। उस पर पर्सनालिटीज आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन बॉडी टाइप्स, उसने इंसान की जो पर्सनालिटी था, इंसान का जो व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व को इंसान के बॉडी के हिसाब से डिवाइड किया था, कैटेगराइज किया था बॉडी के हिसाब से। और उसने 3 कैटेगरी बनाया था इंसानों को। एक का नाम रखा उसने एक्टोमॉर्फिक। और एक्टोमॉर्फिक में वो लोग आते हैं, जो उसने कहा कि एक्टोमॉर्फिक में वो लोग आते हैं जो थीन होते हैं, पतले होते हैं, लीन होते हैं, जो फ्रेगल होते हैं, कमजोर लोग होते हैं। और उसकी जो पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो होता है वो होता है, अक्सर वो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं लोग, एंड एनालिटिकल होते हैं, यानी कि एनालिटिक करने वाले, मतलब वो थिंकर होते हैं, वो समझे ना। एक्टोमॉर्फिक में वो लोग आते हैं जिनकी बॉडी थीन होती है, पतली दुबली या कमजोर होती है, फ्रैगल होते हैं वो लोग। और उसकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, जो व्यक्तित्व, जो उसका उनका जो व्यक्तित्व होता है, वो व्यक्तित्व होता है इंट्रोवर्ट, यानी वो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो कुछ कहते नहीं है, वो सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव लोग होते हैं, संवेदनशील लोग होते हैं, और एनालिटिक होते हैं, वो एनालिटिक करते हैं, चिंतन मनन करने वाले वो लोग होते हैं। और दूसरा उसने नाम रखा मेसोमॉर्फिक। मेसोमॉर्फिक में वो लोग आते हैं जो मस्कुलर होते हैं, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जो एथलेटिक होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, जो वेल प्रोपोर्शनड होते हैं, जो बिल्कुल जैसे आप कह सकते हैं ना कि वेल प्रोपोर्शनल, मतलब उनकी बॉडी अच्छी होती है, वो एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान होते हैं।
और ऐसे लोग की जो पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व जो होता है उनका, जो ट्रेट होता है, व्यक्तित्व का जो गुण होता है, वो आउटगोइंग होते हैं, यानी वो बाहर आने जाने वाले लोग होते हैं, वो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट नहीं होते, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो असर्टिव होते हैं, स्वीकारात्मक होते हैं। वैसे लोग लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकारते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, और एडवेंचरस होते हैं, यानी साहसी लोग होते हैं। ऐसे लोग मॉन्टेनियस होते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ऐसे लोग मतलब जंगलों में टूर करते हैं, ऐसे लोग साहसी होते हैं, एडवेंचरस होते हैं। एक थर्ड नाम रखा उन्होंने एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक में उन्होंने कहा कि वो लोग आते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जो राउंड होते हैं, गोल मटोल उसे कह सकते हैं आप, जो कर्व्ड होते हैं, घुमावदार, जिसे मतलब इन नॉर्मल वे में अब उसे कह सकते हैं गोल मटोल, मतलब। और उनकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होती है, जो व्यक्तित्व के गुण होते हैं, वैसे लोग रिलैक्स्ड होते हैं, बिल्कुल रिलैक्स। वैसे लोग सोशिएबल होते हैं, सामाजिक में ज्यादा वो पार्टिसिपेट करते हैं, सामाजिक की चीजों में, समाज के कार्यक्रम में वो भाग लेते हैं। एंड ऐसे लोग एफेक्शनेट होते हैं, स्नेही होते हैं, प्रेम करने वाले लोग होते हैं ऐसे लोग, है ना। तो इन तीन टाइप में उन्होंने लोगों को डिवाइड किया, तीन कैटेगरीज में लोगों को उन्होंने डिवाइड किया उनके बॉडी के बेस पर, सेल्डन ने। ठीक है ना, ये पुरानी थ्योरी है, बहुत पुरानी थ्योरी है। पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता था नेट के एग्जाम में, लेकिन इस बार ये पूछा है, तो नेक्स्ट बार ही पूछेगा, तो इस बात को आप याद रखेंगे, नोट करेंगे सब चीजों को। ठीक है ना, आगे बात करते हैं हम। तो इसका हो गया आपका एंडोमॉर्फिक आंसर 32 का। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 33। इन हिज वर्क ड्यूरिंग 19th सेंचुरी चार्ल्स डार्विन। अच्छा, चार्ल्स डार्विन जो है 19th सेंचुरी में अपने कामों में, इन हिज वर्क, अपने वर्क में, अपने काम में, चार्ल्स डार्विन ने 19th सेंचुरी में अपने वर्क में, अपने काम में दो चीजों को जोड़ा। यानी कि चार्ल्स डार्विन जो है वो अपने काम को दो चीजों के साथ इंटीग्रेट करके अपना काम उन्होंने किया। चार्ल्स डार्विन का काम आप जानते हैं। क्या उसने इंडक्टिव मेथड ऑफ बेकन, बेकन का इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल किया? बिल्कुल किया। क्या वो एरिस्टोटल का डिडक्टिव मेथड का इस्तेमाल किया? बिल्कुल किया। यानी कि वो दोनों किया, इंटीग्रेटेड द डिडक्टिव मेथड ऑफ एरिस्टोटल एंड इंडक्टिव मेथड ऑफ बेकन। बिल्कुल, ये आंसर होगा। यानी कि चार्ल्स डार्विन जो है 19th सेंचुरी में अपने कामों, अपने काम में बेकन के इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल किया, और साथ ही साथ एरिस्टोटल के डिडक्टिव मेथड का, दोनों मेथड का इस्तेमाल किया, और अपनी थ्योरी दी सामने, दुनिया के सामने। अच्छा, आइए हम बात कर लेते हैं कि ये इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड क्या है। ठीक है ना, इंडक्टिव मेथड जो है, जो बेकन का है, अब यहाँ आपको इससे ये भी समझ में आ जाएगा, समझ जाना चाहिए आपको कि जो इंडक्टिव मेथड है वो बेकन ने उसको सामने रखा, बेकन ने उस पर काम किया, यानी उस मेथड से बेकन जुड़ा हुआ है। और डिडक्टिव मेथड जो है उसे एरिस्टोटल जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, तो इंडक्टिव मेथड क्या है? क्या है इंडक्टिव मेथड? इंडक्टिव मेथड को दरअसल हम बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं। बॉटम अप अप्रोच, इसको हम बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं। बॉटम अप अप, यानी नीचे से ऊपर की तरफ, या इसको हम दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ, सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ कह सकते हो आप इसको, आसान से मुश्किल की तरफ, कम्प्लेक्स। ठीक है ना। और वही जो है, जब हम बात करते हैं डिडक्टिव मेथड में, तो डिडक्टिव मेथड में जो काम होती है वो काम होती है टॉप डाउन, टॉप, टॉप डाउन, डाउन, नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे इसको कह सकते हो कम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ, कम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ, कम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ, सिंपल की तरफ। अब इसको सब चीजों को लिखा करो। ठीक है ना। तो इंडक्टिव मेथड क्या है? जो हम बॉटम अप अप्रोच है ये, है ना। पहले हम शुरू करते हैं इंडक्टिव मेथड में ऑब्जर्वेशन से, डेटा कलेक्शन से, और उससे हम थ्योरी फॉर्म करते हैं। इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड यानी इंडक्टिव मेथड में पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, कलेक्टिंग डेटा थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड फील्ड वर्क, यानी फील्ड वर्क से, एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से, इंटरव्यू से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब पैटर्न रिकॉग्नाइज्ड, उसके बाद आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप एंड ट्रेंड्स, और उस डेटा के जरिए हम पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं। इट मींस हम ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम जनरलाइजिंग, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस एंड बेस्ड ऑन डेटा, और उस डेटा के बेस पर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं।
इसे कहते हैं इंडक्टिव मेथड। अगर आपने इंडक्टिव मेथड पढ़ा होगा तो आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। वही डिडक्टिव मेथड में हम जस्ट इसके अपोजिट काम करते हैं। क्या करते हैं, यहां हम पहले हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग एंड थ्योरी डेवलपमेंट, यानी पहले हम थ्योरी बनाते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं, और जब ये फॉर्म करते हैं तब हम प्रिडिक्शन करते हैं, ड्राइविंग कंक्लूजन फ्रॉम हाइपोथेसिस, और उस हाइपोथेसिस से हम कंक्लूजन निकालते हैं, और उसके बाद हम टेस्ट करते हैं, यानी कि इवेल्युएटिंग प्रिडिक्शंस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, और उसको फिर हम एक्सपेरिमेंट के जरिए जो है इवेल्युएट करते हैं, उसको हम अप्लाई करते हैं। तो इंडक्टिव मेथड में पहले हम काम करते हैं बॉटम अप अप्रोच, यानी कि पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं, तब हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। लेकिन जब डिडक्टिव मेथड्स में हम आते हैं तो डिडक्टिव मेथड्स में पहले हम हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं, उसके बाद जो है हाइपोथेसिस के बेस पर हम कंक्लूजन निकालते हैं, और उसको फिर हम इवेल्युएट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। समझ गए ना आप। अगर आपने पढ़ा होगा इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड तो आपको अच्छे से ये बात मालूम चल गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने इंटीग्रेट किया, शामिल किया डिडक्टिव मेथड ऑफ एरिस्टोटल एंड इंडक्टिव मेथड ऑफ बेकन। बेकन के इंडक्टिव मेथड, एरिस्टोटल के डिडक्टिव मेथड, दोनों को शामिल किया अपने रिसर्च में, और उन्होंने अपना काम किया, ठीक है ना। आइए बात करते हैं 34 मैचिंग है, मैच 1 मैच 2, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना। अगर आपने पहला मेरा क्वेश्चंस देखा, अगर आपने जो 6 वीडियो मैंने जो प्लेलिस्ट में डाला है, अगर आपने उसको देखा तो ये क्वेश्चंस आपको आराम से बन जाएगा, आपको पता होगा ये क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। आइए वेव कॉन्फ्रेंसिंग, ये जो वेव कॉन्फ्रेंसिंग है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो सिंक्रोनस इंटरेक्शन है, ये सिंक्रोनस इंटरेक्शन, क्यों, क्योंकि सिंक्रोनस इंटरेक्शन जो है वो रियल टाइम में होता है, रियल टाइम में, यानी कि इधर मैं हूं और उधर आप हैं, और रियल टाइम में हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उसे कहते हैं सिंक्रोनस इंटरेक्शन। आप वेब कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे आप एक दूसरे से कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो कॉन्फ्रेंस तो आप रियल टाइम में ही करेंगे ना, इसे कहते हैं सिंक्रोनस इंटरेक्शन वेब कॉन्फ्रेंसिंग का, ठीक है ना। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट तो आपको अच्छे से मालूम है, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम, यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस में हम करते हैं। दो तरह के होते हैं ना असेसमेंट, एक होता है फॉर्मेटिव, एक होता है समेटिव। आसान की भाषा में याद रखने के लिए रखेंगे कि फॉर्मेटिव जो होता है, फॉर्मेटिव वो ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है, यानी कि प्रोसेस के दौरान, सिखाने के दौरान हम उसको बच्चे को असेस करते हैं। असमेटिव जो होता है, समेटिव जो असेसमेंट होता है, समेटिव वो एंड में करते हैं, एंड में, लास्ट में करते हैं, कोर्स खत्म होने के बाद करते हैं। ये टर्म आप याद रखा कीजिए, सब टर्म, छोटे छोटे टर्म याद रखिएगा, ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए यहाँ टिपिकली कंडक्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम जो डेवलपमेंट, जो प्रोग्राम हो रहा है उसके ड्यूरिंग में, उसके प्रोसेस में, उसके दरमियान हम करते हैं, उसे कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ए का हो गया 3, अब बी का हो गया आपको 4। तो ए का 3, ये नहीं होगा, ये कट गया, ये कट गया, ए का 3, अब बी का 4, तो ये है और ये है, ठीक है ना, ये है और ये है, हाँ दोनों अभी तक चल रहा है काम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डिजिटल कोर्स मटेरियल, जो डिजिटल कोर्स मटेरियल है, जो आप देखते हैं पीडीएफ फाइल में, जो कोर्स मटेरियल देखते हैं, ये क्या है, ये एसिंक्रोनस इंटरेक्शन है, यानी कि कोई इंसान जो है वो कोई कोर्स बनाया और अपलोड कर दिया, और उसको बाद में आप देखते हैं, उसे कहते हैं एसिंक्रोनस, यानी कि सी का हो जाएगा पहला। तो सी का पहला है तो ये है, इसका आंसर ये हो जाएगा पहला नंबर। तो जैसे एसिंक्रोन आप याद रखिए, ए मतलब एब्सेंट, ए मतलब एब्सेंट, ए मतलब एब्सेंट। जैसे मिसाल तौर पर मैंने वीडियो बनाया और वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पर, और आपको जब टाइम मिले तब जाकर के आप उसको देख सकते हैं, इसे कहते हैं एसिंक्रोनस इंटरेक्शन। जैसे कि मैंने आपको मेल किया और मेल आप जब मन है तब उस मेल को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसे कहते हैं एसिंक्रोनस इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो ये रियल टाइम में नहीं होता है, ये रियल टाइम में नहीं होता, ये एब्सेंट में आप जब होने अपने 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 वक्त के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, अपने पेस के हिसाब से आप सीखते हैं, उसे कहते हैं एसिंक्रोनस इंटरेक्शन। और ये डिजिटल कोर्स मटेरियल जो है वो एसिंक्रोनस इंटरेक्शन के एग्जांपल है। अच्छा, ई पोर्टफोलियो, अब जानते हैं ई पोर्टफोलियो जो है वो एक असेसमेंट टूल है। आप स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे, यूनिवर्सिटीज में होंगे, तो आप बनाते होंगे पोर्टफोलियोज। पोर्टफोलियो में क्या है, असेसमेंट टूल है।
एज ए लर्निंग एंड असेसमेंट टूल, एक लर्निंग और असेसमेंट टूल है। इट मे कंप्राइज आर्टिफैक्ट्स एंड एक्सप्रेसेस ए रिफ्लेक्टिव डायमेंशंस। इसमें अलग अलग डायमेंशंस, बच्चे के अलग अलग चीजों को, अलग अलग एक्टिविटी को, अलग अलग आर्टिफैक्ट्स को, अलग अलग एक्सप्रेशंस को हम जो है इसमें संभाल करके रखते हैं एज ए टूल के तौर पर, ताकि हम इसको देख करके और बच्चे को असेस कर सकें, बच्चे को समझ सकें, बच्चे के लर्निंग को देख सकें, उसके लर्निंग गैप को आइडेंटिफाई कर सके। तो इसे कहते हैं पोर्टफोलियोज। ठीक है ना, तो डी का हो जाएगा आपका नंबर सेकेंड। ओके, आई होप आप बात समझ गए होंगे पूरी तरीके से, अच्छे से। आइए और थोड़ा सा देख लेते हैं। एसिंक्रोनस इंटरेक्शंस अकर्स एट डिफरेंट टाइम्स। ये डिफरेंट टाइम पे होता है, मैंने पहले कहा ना, सेम टाइम पे नहीं होता, डिफरेंट टाइम पे होता है। जैसे कि ऑनलाइन डिस्कशन, जैसे कि डिजिटल कोर्स मटेरियल, है ना। उसके बाद सिंक्रोनस इंटरेक्शंस अकर्स इन रियल टाइम। ये रियल टाइम में होता है, हम जहां हम एक टाइम पे दूसरे जो, जैसे व्हाट्सएप पे आप चैट करते हैं, ये सिंक्रोनस इंटरेक्शन है। जैसे कि वेब कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे कि वीडियो कॉल्स, आप वीडियो कॉल करते हैं, वो सिंक्रोनस इंटरेक्शन है। अच्छा, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट्स इवेलुएट स्टूडेंट्स लर्निंग ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, है ना। स्टूडेंट्स के जो लर्निंग है, उस लर्निंग को इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस के दौरान ही हम बच्चे के असेस करते हैं, उसके लर्निंग प्रोसेस को, उसे कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ई पोर्टफोलियो आर कलेक्टिव ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड डेमोन्स्ट्रेट लर्निंग एंड रिफ्लेक्शन से। जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, उस आर्टिफैक्ट्स का कलेक्शन जो है वो ई पोर्टफोलियो है। बच्चे का जो डेटा है, बच्चे का जो एक्सपीरियंस है, जो भी चीजें हैं, उस तमाम चीजों का जो कलेक्शन है, जो हम जमा करके रखते हैं, उसे कहते हैं ई पोर्टफोलियो। और उसमें डिमोन्स्ट्रेशन, लर्निंग एंड रिफ्लेक्शन, और उसको देख करके हम रिफ्लेक्ट करते हैं, समझ पाते हैं कि हाँ बच्चे का लर्निंग क्या हुआ, वटेवर जो भी चीजें हो, तो इसे कहते हैं ई पोर्टफोलियो। दो चीजें होती है, एक होती है ई पोर्टफोलियो, एक होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड थोड़ा सा डिफरेंस है पोर्टफोलियो से, तो कभी टॉपिक पाएगा तो हम उस पर भी बात कर लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए का ए का हो जाएगा आपका 3 नंबर, ठीक है ना, और बी का हो जाएगा आपको 4 नंबर, और उसके बाद सी का हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, और डी का हो जाएगा सेकेंड। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप फॉर डेवलपिंग एन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, आईडी। आप कई सारे आईडी मॉडल को पढ़े होंगे, कई सारे आप आईडी मॉडल्स को पढ़े होंगे, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल्स उसे कहते हैं। जैसे कि आपने डिक एंड कैरी मॉडल पढ़ा होगा, आपने एश्योर मॉडल पढ़ा होगा, ये सब जो है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल्स है, आईडी मॉडल इसे कहते हैं। इसका जो है वो सीक्वेंस क्या है, करेक्ट सीक्वेंस क्या है डेवलप करने का, जो आईडी मॉडल्स, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल्स जो डेवलप करते हैं, उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। एक बात याद रखिए, कोई भी चीज हो, अगर उसके सीक्वेंस पूछे तो आपके माइंड में एक बात याद होनी चाहिए। पहला बात कि अक्सर कोई जो है, चाहे कोई मॉडल्स हो या कुछ भी हो, उसको जो हम डेवलप करते हैं, बनाते हैं, उसमें पहला प्लानिंग आता है, पहला प्लानिंग, ठीक है ना। अगर प्लानिंग ऑप्शन में ना हो, ऑप्शन में प्लानिंग ना हो, तो ऑप्शन में एनालिसिस जरूर आएगा, एनालिसिस जरूर आएगा, क्योंकि प्लानिंग से पहले का स्टेप है एनालिसिस। पहले हम एनालाइज करते हैं कि क्या हमें कोई काम करना भी है कि नहीं करना है। अगर एनालिसिस करके अगर हमको लगता है कि नहीं, जरूरत नहीं है कोई मॉडल्स बनाना, तो फिर नहीं बनाते। लेकिन अगर हम एनालिसिस करते हैं, तब एनालिसिस करने के बाद हम उसको प्लानिंग करते हैं, तब फिर हम आगे गोल सेट करते हैं, फिर आगे हम आगे काम करते हैं। तो अगर ऑप्शन में जब हम कोई स्टेप पूछे, स्टेप का सीक्वेंस पूछे, तो ऑप्शन में देखेंगे अगर प्लानिंग होगा तो पहला स्टेप प्लानिंग होगा, अगर प्लानिंग नहीं होगा तो एनालिसिस होगा, तो पहला स्टेप एनालिसिस होगा। इस टर्म को आप याद रखें चीजों को, तो आपको कोई भी जो स्टेप्स पूछता है, बार बार सीक्वेंस पूछता है, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा, आपको मतलब आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जैसे कि मिसाल तौर पर देखिए, इस क्वेश्चन में बोलता है कि इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के स्टेप्स जो हैं, बनाने के स्टेप, डेवलप करने के जो स्टेप है, उसको सेक्वेंशियल वे में करेक्ट कीजिए। जैसे कि असेसमेंट, डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डिसाइडिंग इंस्ट्रक्शनल गोल्स, नीड एनालिसिस एंड टास्क एनालिसिस। देखिए यहाँ है नीड एनालिसिस, यानी कि हमें पहले एनालिसिस करने की जरूरत है कि क्या नीड्स की क्या जरूरत, आईडी मॉडल बनाने की जरूरत है भी कि नहीं जरूरत है। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा डी।
आज देखिए पहला आंसर डी हो गया तो यही आंसर, यहाँ यहाँ सी है तो ये नहीं होगा, यहाँ ए है तो ये नहीं होगा, यहाँ ए है तो ये भी नहीं होगा, इसका आंसर हो गया। बात खत्म। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो सेकंड में आपका टॉपिक क्वेश्चन डील हो जाएगा, सेकंड में 2 से 5 सेकंड में। अच्छा, जब हम ये हो गया तो डी, डी मतलब क्या, नीड एनालिसिस की क्या जरूरत भी है कि नहीं है। अच्छा, जब नीड एनालिसिस कर दिए तब सी है, अब गोल सेटिंग करेंगे ना, जब एनालिसिस हो गया तो गोल सेटिंग हो गया। उसके बाद ई है, ई मतलब टास्क एनालिसिस, उसके बाद है बी है, बी मतलब डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद है लास्ट में ए है असेसमेंट, है ना, क्लियर हो गया। तो आइए इसको थोड़ा सा और आइडेंटिफाई कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन आईडी मॉडल्स, जैसे कि एडी मॉडल, डिक एंड कैरी मॉडल एंड एश्योर मॉडल, ये सब जो है आईडी मॉडल है, इंस्ट्रक्शन डिजाइन मॉडल है। इन तमाम जो मॉडल्स है, इन तमाम मॉडल्स के लगभग लगभग जो स्टेप्स है वो सेम है, सेम स्टेप्स है। पहला स्टेप से एनालिसिस, यानी कि नीड एनालिसिस, यानी कि आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप एंड नीड्स, लर्निंग गैप को आइडेंटिफाई करना, नीड्स को आइडेंटिफाई करना कि क्या लर्निंग गैप है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको एनालिसिस करना, उस नीड्स को समझना क्या जरूरत भी है कि नहीं है। जब हम ये आइडेंटिफाई कर लिए, जब ये हम तय कर लिए, जब हम लर्निंग गैप को हम समझ गए, तब हम करते हैं डिजाइन। डिजाइन मतलब डिसाइडिंग इंस्ट्रक्शनल गोल। तब हम डिफाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, हम तब ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, तब हम गोल बनाते हैं। और जब ये बना लिया टास्क एनालिसिस करते हैं, यानी टास्क एनालिसिस मतलब जो प्रोग्राम, जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया, उस ऑब्जेक्टिव को छोटे छोटे हिस्सों में, कम्प्लेक्स जो ऑब्जेक्टिव है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, स्मॉलर कंपोनेंट्स में, ताकि उसको बनाने में अच्छा आसानी हो। ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स टास्क इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स, जो कम्प्लेक्स टास्क है उसको स्मॉलर कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, ताकि हमको उसको ताकि हम उस चीज़ों को करने में हमारी आसानी हो। अतः हम करते हैं डेवलपमेंट, यानी कि क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, तब हम मटेरियल्स डेवलप करते हैं, है ना, मटेरियल्स डेवलप करते हैं। तब इम्प्लीमेंट करते हैं उसको, डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो हम मटेरियल्स इंस्ट्रक्ट कर लिए, मटेरियल हम क्रिएट कर लिए, मटेरियल बना लिए, अब मटेरियल को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। इम्प्लीमेंट द इंस्ट्रक्शनल प्लान, अब उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और जब इम्प्लीमेंट कर दिए तब उसको करेंगे एवेलुएट या असेसमेंट। डेवलप इवेल्युएशन मेथड्स टू मेजर लर्निंग, तब हम उसको लास्ट में इवेलुएट करते हैं या असेसमेंट करते हैं कि हमने जो प्लान इम्प्लीमेंट किया, क्या उस वो प्लान कामयाब हुआ कि नहीं कामयाब हुआ, उसको हम मेजर करते हैं कि क्या बच्चे लर्निंग किए कि नहीं किए, क्या जो हम मॉडल्स बनाए हैं वो मॉडल इफेक्टिव है कि नहीं है। तब उसको लास्ट में हम इवेलुएट करते हैं या उसको असेसमेंट कह सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो है सीक्वेंस है इन जनरल हर चीज का, चाहे वो करिकुलम हो, वटेवर जो भी हो। थोड़ा सा माइंड आप अगर आप लगाएंगे वहां पर तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी आपको गलती नहीं होगा, अगर इस थोड़ा सा टर्म को अगर आप समझे तब, ठीक है ना। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा डी, डी मतलब नीड एनालिसिस, ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। अतः हो जाएगा सी, सी मतलब तब गोल सेटिंग करेंगे, ये सेकंड स्टेप हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा ई, ई मतलब हम टास्क को, जो गोल हम ऑब्जेक्टिव हम किए हैं, जो कम्प्लेक्स टास्क उसको स्मॉलर क्वांटिटी में उसको तोड़ेंगे। उसके बाद बी, बी जो है वो आप इंस्ट्रक्शनल जो डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो हम टास्क बनाए उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो प्लान बनाए उसको इम्प्लीमेंट करेंगे उस प्लान को। ये 4 नंबर हो जाएगा। उसके लास्ट में हमें जो है एसेस करेंगे या इवेलुएट करेंगे, दोनों चीज आप कह सकते हैं। तो ये जो है हमारा स्टेप, ठीक है ना। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे। मैं कहता हूं कि जो टर्म में बताता हूं, जो 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 टर्मिनोलॉजी में बताता हूं, जो मैं चीज़ों को आपके सामने में रखता हूं, जो कंटेंट में बताता हूं, जो पॉइंट में आपके सामने रखता हूं, उस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चंस डील करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप चीज़ों को आसानी से समझने लगेंगे और अच्छी तरीके से आप क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे, ठीक है ना। तो 5 क्वेश्चंस तक ही हम रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो आपको समझने में दिक्कत होगी है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। ओके, बाय।